पूरे दिन की थकावट ने उसे चूर चूर कर दिया था, मगर सूरज की तेज चमक ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। मगर फिर भी बदस्तूर वो कुछ देर के लिए आंखें बंद किए लेटी रही कि उसे मसहूर कुन चाय की खुशबू आई तो खुद ब खुद उसकी बंद आंखें खुल गई। सामने सामल और कैमरामैन शब्बीर हुसैन आग के ऊपर चाय बना रहे थे, जिसकी सौंधी सौंधी खुशबू रेत पर फैले शबनम के कतरों के साथ मिलकर एक जादुई एहसास पैदा कर रही थी। साथ ही एक गठरी नुमा कपड़ा बंधा पड़ा था। उसने उठकर पानी से मुंह हाथ धोया, बाल सेट किए। इतने में सावल गरम गरम चाय का कप उठाकर उसके पास आ गया। रात के अंधेरे में वो सावल को अच्छी तरह देख नहीं सकी थी। एक खूबसूरत खुशशक्ल लड़का, मगर थर की लू और बच्चल के जुल्मों से मुरझाया हुआ। फिर भी हंसकर उसने चाय उसके सामने रख दी। वो पलटने ही वाला था कि उसने उसे आवाज देकर रोक दिया। सावल, तुम रात को सोए नहीं? नहीं अद्दी, मैं सोया था। झूठ मत बोलो अदा, उसने हंसकर कहा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम रात को सोए नहीं। वो अम्मा ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। सावल, तुम अपने माँ बाप, बहन और भाई की तरह एक बहादुर लड़के हो। तुम्हारे भाई ने जान दे दी मगर बहन की इज्जत का सौदा नहीं किया। अदी, आप चंद अदा को भूल गई। उसका तो हमारे साथ कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था, मगर उसने बड़ी कीमत चुकाई है। उसका आप लोगों से जो रिश्ता था, उस रिश्ते में ऐसी ही भारी कीमत चुकाई जाती है, मगर इन बातों को आप नहीं समझ पाओगे अभी। अच्छा ये बताओ, स्कूल जाते हो? तो सावल ने नफी में गर्दन हिलाकर कहा, कैसे जाऊं? स्कूल में तो बच्चल के जानवर बंधे हुए हैं और उसके लोगों का डेरा बना हुआ है, जहां सारा दिन वो बैठकर आती जाती लड़कियों को छेड़ते, शराब पीते और ताश खेलते रहते हैं। चलो बच्चल और स्कूल को भी देख लेंगे। पहले पेट पूजा हो जाए, फिर चंद के घर चलते हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद बचलपुर के थाने इस केस की तफसीलात जानने, फिर स्कूल की तरफ चलेंगे। अम्मी आज सुबह सुबह खाना बनाकर चुपके से दे गई थी जब आप सो रही थी। सावल ने गठरी की तरफ इशारा किया, जिसके साथ एक मिट्टी का मटका भी पड़ा था। फिर सावल ने कपड़ा खोलकर नीचे बिछाया, रुमाल खोला तो बाजरे की बनी हुई रोटियों के बीच घर का बना हुआ अचार भूख को बढ़ावा दे रहा था। अचार वाकई ही बहुत मजे का था। खूब पेट भरकर खाना खाया तीनों ने। दिन चढ़ता जा रहा था, गर्मी भी बढ़ रही थी, काम बहुत ज्यादा था। शाम को पूरी रिपोर्ट भी ऑफिस में सेंड करनी थी, तो खाने से फारिग होते ही वो फौरन जबलपुर रवाना हो गए। सावल मालवी को गाड़ी चलाते हुए देखकर हैरान हुआ जा रहा था। शायद ये उसकी जिंदगी का किसी औरत को गाड़ी चलाते हुए देखने का पहला तजुर्बा था। कोई घंटा भर की भरपूर ड्राइव करके वो जबलपुर चंद के घर पहुंच गए, जहां चंद को उसने देखा, उसकी माँ को देखा, जिसके चेहरे पर जवान बेटे के साथ होने वाले जुल्म का कर्ब बहुत वाज़ेह था। मालवी को देखकर वो शशोपंच में मुब्तला हो गई, मगर जैसे सावल पर नजर पड़ी तो थोड़ा पुरसुकून हो गई। काकी, ये अदी मालवी हैं, बड़े शहर में अखबार में काम करती हैं, ये आपसे मिलने आई हैं। माँ ने कहा है इसे सब कुछ बताओ, ये अखबार में लिखेगी तो दुनिया को बच्चल के जुल्मों का पता चलेगा। बेटी मैं क्या बताऊं, वो देख मेरा जवान जहान बेटा, जालिम ने ऐसे मारा है, ना जिंदा है ना मुर्दा है। इस बुढ़ापे में औलाद माँ बाप का ख्याल रखती है, मगर अब ये हालत है कि उसका ख्याल भी हमें रखना पड़ रहा है। चंद दीवार के साए में बैठा हाथ की उंगलियों से जमीन पर लकीरें मार रहा था, फिर उनको घूरने लग गया। घूरते घूरते फिर उन लकीरों को हाथ से मारना शुरू कर दिया। अचानक से चेहरा गुस्से से भर गया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, मगर याद नहीं आ रहा, और उस भंवर में वो डूबता ही चला जा रहा है। मालवी ने शब्बीर हुसैन को इशारा किया। उसने चंद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें खींचना शुरू कर दी, जो अब बेहोश हो चुका था। उसकी वालदा फातिमा उठी, चंद का सर झोली में रखा, दुपट्टे से मुंह पर लगी मट्टी साफ की, साथ ही साथ रोए जा रही थी। मालवी उस दर्द भरी जिंदगी और उन पर ढाए गए जुल्म को देखकर दहल गई। वो तो रिपोर्टर थी, उसने बहुत सारी खबरें रिपोर्ट की थी जो बहुत दर्दनाक थी। उन खबरों के किरदार दुनियाए फानी से रुखसत हो चुके थे, मगर इस दर्दनाक कहानी के सभी किरदार अभी जिंदा और शदीद कर्ब में हयात थे। सावल और शब्बीर हुसैन ने चंद को उठाकर चारपाई पर लिटाया। मजीद एक दो तस्वीरें खींचकर वो वहां से निकल आए। अब उनका रुख पुलिस थाने की तरफ था, जिसका रास्ता उसे सावल साथ साथ बता रहा था। हवस, अना और ताकत के नशे में मस्त बच्चल ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, शायद ये उसको भी अंदाजा नहीं था। उसके सर में तो बस सस्सी का नशा चढ़ा था, और उस नशे का शिकार होकर वो बदमस्त हाथी की तरह हर तरफ तबाही मचा रहा था। साईं, पूरी रात गुजर गई,
दिन आधा गुजर गया, मेरे बेटे की कहीं से कोई खबर नहीं आई। कुछ करो, ढूंढो उसको, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ सुरैया बेगम, सब्र करो, सारे बंदे उसको ढूंढ रहे हैं, अभी कहीं से वो खुद या उसकी खैरियत की खबर आ जाएगी। उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरा बच्चा बिना बताए कहीं नहीं जा सकता, यकीनन कुछ गलत हो गया है उसके साथ। कहीं बच्चल साईं ने तो कुछ नहीं किया। सुरैया बेगम, साईं दिलावर गुस्से से चिल्लाया और सोफे से खड़ा हो गया। बच्चल ये हरकत कभी नहीं करेगा, वो जानता है ताहिर मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसको उसकी हवेली समेत जमीन में दफन कर दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी बहन के सर का साईं है। मत भूलो ताहिर साईं दिलावर का बेटा है, किसी हारी का नहीं जिसको वो मार मार कर पागल कर देगा। मगर मुझे गड़बड़ लगती है साईं, सुल्ताना के फोन का नंबर भी बंद जा रहा है। कितने दिनों से उसकी कॉल नहीं आई, सोचा आज कॉल करूं उसे, मगर नंबर मिला ही नहीं। बार बार कोशिश की मगर नंबर बंद जा रहा है। सब लोगों को वापस आने दो, अगर कोई खबर ना मिली तो मैं खुद बच्चल की हवेली में जाऊंगा और एक एक कोना अपनी आंखों से देखूंगा। तुम सब्र करो और अपने होशो हवास कायम रखो। जी साईं, मगर मेरा लख्ते जिगर पता नहीं किस हाल में होगा। अल्लाह साईं बेहतर करेगा, मैं जरा बाहर जाकर बंदों की खबर ले लूं। साईं दिलावर बेगम को जवाब देकर बाहर चला गया। ए छोरी, क्या पागल हो गई थी जो ऐसी गंदी हरकत करने जा रही थी? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तेरी कम अक्ली की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। तुम्हारे साथ तेरे बाबा ने मुझे भी बंद कर दिया, फोन की तार भी काट दी। अब वो क्या सोच रहा है हमें कोई खबर नहीं। कहीं कल ही ना हमारा सर उतार दे, और पता नहीं ताहर कहाँ और कैसा होगा। मुझे तो उसकी फिक्र खाई जा रही है। सुल्ताना बेगम कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहलते हुए बोली। इतने में कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बजा। सुल्ताना चौकन्नी हो गई। दूसरी दस्तक पर उसने दरवाजा खोला। सामने उसकी खास नौकरानी खड़ी थी जिसने मुंह घूंघट में छुपा रखा था। दरवाजा खुलते ही वो तेजी के साथ अंदर दाखिल हुई और सीने पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए, जैसे मैदान जंग में पूरे लश्कर से छुप छुपा कर आई हो। हाँ, क्या खबर लाई हो छोरी? सैन, ससी को साईं ने गोदाम के पास वाले तहखाने में भूखा प्यासा बंद रखा हुआ है और ताहिर भी वही है। कादिर उन दोनों की निगरानी कर रहा है। बड़ी मुश्किल से झुमरी को बातों में लगाकर सब उगलवाया है। ताहिर की गुमशुदगी पर जबलपुर से कोई हवेली आया? सुल्ताना ने पूछा। नहीं बीवी जी, ठीक है, तुम जाओ और बाहर नजर रखो। जो भी कुछ नया हो मुझे फौरन आकर बताना। अम्मा साइन, ताहिर का क्या होगा? कहीं अब्बा साईं उसे मार तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चल इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। गंदे खून की गंदी औलाद, तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम मेरी हवेली में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल हो और मेरी इज्जत पर डाका डाले, साईं बच्चल की इज्जत पर। तुम्हें जिंदा काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बच्चल गुस्से से ताहिर का गला दबाते हुए बोला। सांस रुकने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और गर्दन की रगें फूल चुकी थी। प्यार करता हूँ उसे, वादा किया था कि उसे इस जहन्नम से दूर भगा कर ले जाऊंगा। अफसोस तेरा ये कुत्ता वहां पहुंच गया। अगर फिर मौका मिला तो यही करूंगा। बक नहीं छोरे। साईं बच्चल ने हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से एक थप्पड़ ताहिर को जड़ दिया। थप्पड़ खाकर ताहिर जमीन पर गिर गया। खून की पतली सी लकीर उसके होंठों के पास से नमूदार हुई। तेरी खुशकिस्मती है तू रानी का बाप है, वरना यही थप्पड़ तुम्हें वापस लौटा देता। ताहिर ने हंसकर जवाब दिया। उसकी हंसी ने बच्चल के तन बदन में आग लगा दी। फिर वो वैश्यों की तरह ताहिर पर टूट पड़ा। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों की बारिश कर दी। अगर उसे कादिर ना रोकता तो वो ताहिर की जान ही लेकर छोड़ता। साईं बच्चल, तू अपनी हद पार कर चुका है। अब यही थप्पड़ तुम्हें कुदरत वापस लौटाएगी, बड़ी शिद्दत के साथ। तौबा कर ले, वक्त है तेरे पास। कुछ सांसें जो बची हैं तेरे पास, लौट जाओ खुदा के पास, वरना तुम दुनिया के फिरौनों के लिए इबरत का निशान बनकर मरोगे। गरीब हारी हूँ क्या जो मैं डर जाऊं? साईं बच्चल हूँ। आज तक हुक्म देना सीखा है, किसी की जुर्रत नहीं जो मुझको हाथ लगा सके। चल कादिर उस नागन के पास जिसने मेरे दिल को लपेटा मार रखा है। इस कुत्ते की शक्ल मजीद देखी तो ये मर जाएगा मेरे हाथों से। फिर वो दोनों ससी के कमरे में पहुंचे जहां ससी दीवार के साथ बंधी हुई पड़ी थी। कादिर, ये क्या? थर की मोरनी के साथ ऐसा जुल्म? बाबा खोलो इसे, इसके पंख काट दिए हैं मैंने, ये कहाँ उड़कर जाएगी? साईं, और कोई बात नहीं थी, बस इसके कसे हुए बल निकाल रहा था। फिर कादिर ने आगे बढ़कर उसके हाथ पांव की रस्सियां खोल दी। तू क्या समझता है बच्चल, तू मुझे पालेगा? कभी नहीं। जबरदस्ती तो तू कर सकता है, मगर मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का एक लफ्ज भी नहीं सुन सकेगा। अरे पागल,
یہ دل کے معاملے ہیں، سمجھ نہیں آئیں گے تم کو۔ جہاں دل آ جائے وہاں جان دینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اٹھا بندوق بزدل اور اتار دے ساری گولیاں میرے سینے میں۔ اس کے ساتھ جی تو نہیں سکی، اس کے نام پر مر کے امر ہو جاؤں گی۔ سائیں بھوکی ہے یہ، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، میں کھانا لاتا ہوں، کچھ کھائے گی تو شاید عقل ٹھکانے آ جائے اس کی، قادر بولا۔ تو سائیں بچل نے ماتھے پر شکنے ڈال کر اسے کھانا لانے کو کہا۔ اتنی دیر میں وہ کھڑا سسی کو گھورتا رہا جو بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے فرش پر بیٹھی تھی۔ اے چھوری، اپنی حالت دیکھ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پیار کرتا ہوں تم کو، اگر زبردستی کرنی ہوتی تو نوری کی طرح کر دیتا تیرے ساتھ۔ اس حویلی کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، پھر تو بچل سائیں حویلی اور پورے بچل پور پر راج کرے گی۔ تھوکتی ہوں تم پر، تمہاری حویلی پر اور بچل پور کے راج پر۔ میرے لیے میرے سر کا سائیں کافی ہے، وہی میری نس نس کا مالک ہے۔ اس کے دل پر میرا، میرے دل پر اس کا راج ہے۔ وہ ہاریوں کا غریب چھوڑا، کیا ہے اس کے پاس؟ ڈھنگ کی روٹی نہیں کھلا پائے گا تم کو۔ کیا تو اس کا مقابلہ میرے ساتھ کر رہی ہے؟ سائیں بچل کے ساتھ؟ ہاں، قادر صحیح کہتا ہے۔ بھوک تیرے سر پر چڑھ گئی ہے تو پاگل ہو گئی ہے۔ اتنے میں قادر گرما گرم کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا جس پر پھل فروٹ بھی موجود تھے۔ قادر، یہاں رکھ کھانا، میں اپنی سسی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ سائیں، آپ زمین پر بیٹھیں گے؟ میری سسی بھی تو زمین پر بیٹھی ہے۔ پھر قادر نے سسی اور سائیں بچل کے بیچ کھانا رکھا۔ بچل نے روٹی توڑ کر سالن میں ڈبوئی، پھر سسی کی طرف بڑھائی جس نے نفرت کے ساتھ پھنکارتے ہوئے ہاتھ مار کر نیچے گرا دی۔ یہی نہیں، پوری ٹرے اٹھائی اور زمین پر پٹک دی۔ تیرے کو سمجھ نہیں آتا؟ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، مار دو بس، مجھے مار دو۔ سسی کی اس حرکت پر قادر آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارنا چاہتا تھا مگر بچل نے اسے روک دیا۔ چل قادر، چلتے ہیں، دوسرے معاملات نپٹاتے ہیں۔ یہ چھوڑی تو گھر کی ندی ہے، جب جی چاہے گا ڈبکی لگا لوں گا۔ ابھی ندی میں طغیانی ہے، پرسکون ہونے دو ذرا اسے۔ پھر وہ دونوں باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سسی زمین پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ چند، بابا، اماں، کہاں ہو تم لوگ؟ نکالو مجھے یہاں سے، اس بھیڑیے سے ڈر لگتا ہے مجھے، کھا جائے گا یہ مجھے، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، مجھے اس سے دور لے جاؤ۔ اس کی صدائیں اس کے جسم کے پنجرے میں چلا رہی تھی جسے صرف وہی سن رہی تھی۔ جبل پور اور بچل پور کے سنگم پر علاقے کی واحد پکی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت یہاں کا اکلوتا پولیس اسٹیشن تھا جس کے باہر درختوں کا اچھا خاصا جھنڈ تھا۔ پولیس اسٹیشن پر چھائی خاموشی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، فرشتوں کا مسکن ہے پورا علاقہ، کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں۔ گاڑی کھڑی کر کر اس نے سانول کو وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور شبیر حسین کو ساتھ لے کر عمارت میں داخل ہو گئی جس نے اپنا کیمرہ پہلے ہی تیار کر کے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ سامنے فرش پر چٹائی بچھا کر پولیس والے اور دوسرے لوگ جو شاید قیدی تھے بڑے آرام اور سکون سے تاش کھیل رہے تھے۔ ساتھ ہی شراب کی خالی بوتلیں فرش پر جا بجا بکھری پڑی تھی۔ حوالات کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک قیدی بھی وہاں بند نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا باہر سے نظر آنے والا پولیس اسٹیشن اندر سے کسی گینگسٹر کا اڈا ہے۔ ان کے رنگ میں بھنگ تب پڑا جب ان کے قدموں کی آواز اور شبیر کے کیمرے کی فوٹو کھینچنے کی کھچ کھچ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اوے کون ہو تم؟ کیسے یہاں منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو؟ ان میں سے ایک پولیس والا کھڑے ہوتے ہوئے چلایا جس نے پینٹ تو وردی کی پہن رکھی تھی مگر اوپر شرٹ بازاری تھی۔ واہ کیا محبت ہے مجرم اور پولیس کے بیچ، ایسا لگتا ہے یا تو تم سب مجرم ہو یا سب پولیس والے۔ میرا نام ماروی لام لال ہے، کراچی سے آئی ہوں، کرائم رپورٹر ہوں۔ کہاں ہے تھانہ انچارج؟ ان کا انٹرویو کرنا ہے، اور یہ شیر اور بکری جو ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں اس کا فارمولہ معلوم کرنا ہے۔ اوے اٹھ ہوئے، چلو حوالات میں ان کو بند کرو اندر، اور میڈم آئی ہیں شہر سے، یہ سب صاف کرو اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ آئیں میڈم، آپ بیٹھیں، میں تھانے دار کو جگا کر لاتا ہوں۔ ساری رات مجرموں کے پیچھے بھاگ 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 کر تھک گئے ہیں اور اب سو رہے ہیں۔ بھاگ بھاگ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ شبیر حسین نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ تھانے دار صاحب بھاگتے بہت ہیں جناب، آپ بیٹھو، میں ان کو بلا کر ابھی آیا۔ اور وہ باہر چلا گیا۔ باہر سے صفائی کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اندر داخل ہوا بقول شبیر حسین کے باقی لوگوں پر پیٹ لگا ہوتا ہے، یہ شاید واحد آدمی تھا جو پیٹ پر لگا ہوا تھا۔ جی ماروی صاحبہ، کیسے تشریف لائی ہو؟ اس نے آتے ہی بند آنکھوں سے سوال کیا۔ میں یہاں پر ایک خبر سن کر آئی ہوں، پچھلے دنوں یہاں پر 2 قتل ہوئے ہیں، لڑکی غائب ہے اور ایک شخص کو تشدد کر کے پاگل کر دیا گیا ہے۔ مجھے اس کیس کی معلومات اور کیس کی پیش رفت کے بارے میں کچھ بتائیں۔
मारवी का सवाल सुनकर उसकी बंद होती आंखें फौरन खुल गई। क्या बोल रही हो छोरी? थर में उड़ने वाली खबरें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनका पीछा नहीं करते वरना बंद कब्र में जा पहुंचता है। थानेदार ने मायने खेज अंदाज में जवाब दिया। साफ जाहिर था कि वो उसे दबे दबे लहजे में धमकी दे रहा था। मुझे कहाँ पहुंचना है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कौन कत्ल हुआ था और किसने कत्ल किया था मुझे बताएं आप। ये ले पढ़ लें इसे। उसने एक फाइल उठाकर उसके आगे फेंकी। मारवी ने उसे खोला तो हैरान रह गई। फाइल में साफ साफ लिखा था, निकाह की तकरीब में डाकुओं का हमला, फायरिंग से 2 लोग कत्ल, दुल्हा दुल्हन अगवा, पुलिस की कोशिशों से दुल्हा बाजियाब, दुल्हन की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। क्या वाकई वो लोग डाकू थे? कोई शक आपको? वैसे लवाहकीन ने भी किसी पर शक जाहिर नहीं किया। कुछ दिनों तक दुल्हन भी मिल जाएगी। कितनी आसानी के साथ आपने ये सब कह दिया। कुछ अंदाजा भी है आपको कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कितने लोग सिसक कर जी रहे हैं। आप और आपकी कोशिशें तो मैं अपनी आंखों से थाने के अंदर देख चुकी हूँ। जो देखा है भुला दो। ये थर का सहरा है। जगह जगह पर रेत के टीले देखे होंगे आपने। पता नहीं कौन कहाँ कब किस टीले में गुम हो जाए, क्या पता चलता है। ये बच्चलपुर है, शहर नहीं। यहाँ का कानून और कायदा साईं बच्चल बनाता है। सवाल जवाब करने का इतना ही शौक है तो उनसे हवेली में जाकर करो, वही सब समझा देगा। ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगी हवेली उनसे मिलने। मारवी बोली। मैडम एक मशवरा दूं? जवान हो, खूबसूरत हो, इस तरह मत घूमो। कहीं ऐसा ना हो हमें एक दिन आपको भी ढूंढना पड़ जाए। ये सड़क सीधी हैदराबाद जाती है, शॉर्ट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाओगी। आप हवेली की बजाय शहर चली जाओ, यही आपके हक में बेहतर होगा। आपके मशवरे का शुक्रिया। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्या करना है और कहाँ जाना है। मैं हवेली जा रही हूँ। मारवी उठकर गाड़ी की तरफ चली गई। उसके जाते ही थानेदार ने मेज पर रखे फोन को खींचकर नंबर मिलाया और कॉल अटेंड होते ही बोला, कादिर साईं को बोल दो शहर से एक अखबार वाली आई है, ससी वाले केस की छानबीन कर रही है। मैंने उसको बहुत रोका, नहीं रुकी। अब वो हवेली की तरफ आ रही है, संभाल लेना। मुख्तसर बात करके उसने फोन बंद कर दिया और जेरे लब बुड़बुड़ाया, साला बच्चड़ बड़ा खुशकिस्मत।